नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से क्लास 7th का क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएगा। ये सीरीज है बेटा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सीरीज, पूरा डिटेल में चलेंगे, एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आप साइंस को फील करना चाहते हैं, हायर क्लासेस में IIT नीट वगैरह प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से बेसिक से पढ़िए। हाँ, अगर आप जल्दी में हैं, चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैंने आधा घंटा पूरा चैप्टर सीरीज हमारे YouTube चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट, पूरी क्यूरियोसिटी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हर एक चैप्टर सिर्फ आधा घंटे में करवा रखा है, तो वहाँ स्विच ऑन कर लीजिए। अगर यहाँ डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ टाइम लगने वाला है, तो परेशान मत होइए। यहाँ है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 6 में आपने मटेरियल्स के बारे में समझा था, मटेरियल्स को शॉर्ट करना सीखा था, क्लासिफिकेशन सीखा था, कैसे अलग अलग मटेरियल को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा और गहरा चलेंगे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब इससे और आगे जाएंगे तो उसमें मेटलॉइड्स भी ऐड हो जाएगा, वो हायर क्लासेस में है, लेकिन यहाँ सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल को समझेंगे। बेसिकली हम करेंगे क्या बेटा, मेटल्स की मेन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे, मेटल्स की मेन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे कि भाई उसमें चमक होती है, मजबूत होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। अब जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं उसको क्या बोल देंगे, नाम से ही पता चल रहा है ये मेटल है, तो उधर नॉन मेटल्स बोल देंगे, उन चीज़ों को हम क्या बोल देंगे, नॉन मेटल्स बोल देंगे। उसका अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ मिलेंगी हमें, वही हम करेंगे। यहाँ जैसे NCERT में नॉर्मल हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट रहता है कि वो पहले कहानी के थ्रू स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मेन टॉपिक पे लेके जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी उन्होंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। यशवंत और आनंदी दो बच्चे हैं जो एक राजस्थान के गांव में रहते हैं। उनके स्कूल में उनको असाइनमेंट मिला कि आप लोग जो क्राफ्ट पर्सन हैं, आप लोग क्राफ्ट पर्सन की लाइफ के ऊपर वहाँ उनसे मिलो, जाओ, उनसे को समझो क्या काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं बेटा, जो हाथ से कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में, इस कहानी में वो एक लोकल आयरन स्मिथ के पास जाते हैं। आयरन स्मिथ मीन्स जो आयरन का काम करता है, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में लोहार बोलते हैं। लोहे का काम करने वाला लोहार। ऐसे ही लकड़ी का काम करने वाले के पास भी जा सकते थे वो, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं। कोई मिस्त्री है, मिस्त्री के पास जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप जा सकते हैं। तो यशवंत और आनंदी जब आयरन स्मिथ के पास गए तो उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ। वो अपने ग्रैंडपा के साथ गए थे और यहाँ जो लोकल क्राफ्ट पर्सन था उसका नाम था क्या था बेटा, सुदर्शन अंकल। यहाँ इमेज में दिखा भी रखा है। तो यशवंत पूछता है विच आइटम डू यू जनरली मेक, आप किस टाइप के आइटम्स बनाते हैं। लोहे का यूज़ करते हैं, तो लोहे से किस टाइप के आइटम बनाते हैं। तो सुदर्शन अंकल उन्हें जवाब देते हैं, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़, हम डेली यूज़ के कुछ आइटम बनाते हैं, जैसे फ्लैट पैन। आप लोग बेटा जैसे मम्मी जिस पे खाना बनाती है ना, रोटियां चपाती बनाती हैं, जिसे आप हिंदी में तवा बोलते हैं, उसे इंग्लिश में फ्लैट पैन बोलते हैं। महसूस भी कर पा रहे होंगे फ्लैट पैन। बकेट, बाल्टी, इंग्लिश में बकेट बोलते हैं, हिंदी में बाल्टी बोलते हैं। नहाने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, आजकल प्लास्टिक की बाल्टियाँ यूज़ करते हैं, तो आयरन स्मिथ लोहे की बाल्टियाँ बनाएगा, प्लास्टिक की बाल्टी नहीं बनाएगा। टोंग्स मीन्स चिमटा, इस टाइप से रोटी वगैरह पलटने के लिए जो लोहे के टोंग्स ऐसे दो टांगे रहेंगी, उसे चिमटा बोलते हैं। एंड उसके अलावा कुछ फार्मिंग टूल्स भी बनाते हैं, लाइक स्पेड। स्पेड होता है बेटा फावड़ा, कुछ चीज़ खींचने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फावड़ा। एक्स, कुल्हाड़ी, काटने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रॉवेल्स, खुरपी। ट्रॉवेल्स आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप छोटी मोटी गार्डनिंग भी करते होंगे ना, तो ट्रॉवेल इज़ मस्ट। खुदाई के लिए खुरपी चाहिए होती है। मान लिया मेरा ये प्लांट है, प्लांट की जड़ में मुझे थोड़ी बहुत खुदाई करनी है, तो उसके लिए खुरपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे इंग्लिश में ट्रॉवेल बोलते हैं। एंड रेक्स, जेली। आजकल के बच्चों ने जेली नहीं देखी होगी। ये क्या होता है बेटा, जो मतलब भूसा रहता है ना, जानवरों के लिए भूसा है, वो सब एक साइड करने के लिए, मूव कराने के लिए ये जेली यूज़ करते हैं। आनंदी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड अप ऑफ, किस चीज़ के बने होते हैं ये मटेरियल, किस चीज़ के बने होते हैं। यहाँ वो इमेज है बेटा, ये सुदर्शन अंकल हैं, वो आंटी हैं, ये दो बच्चे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ वहाँ गए और उनसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि आप क्या क्या बनाते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं वो लोहे के आइटम्स बनाते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐड किए हैं।
जो जो उन्होंने नाम यूज़ किए ना वही सब ऐड किए हैं। जैसे ये देख पा रहे हो, दिस इज़ तवा, जिसके ऊपर रोटी सेकते हैं, फ्लैट पैन इंग्लिश में बोलते हैं। बाल्टी, बकेट, चिमटा, टोंग्स वगैरह। यहाँ फावड़ा है जो किसी चीज़ को एक जगह से मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में गाड़ने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, दिखाते हैं ना सीन में, किसी को गाड़ना है उस टाइम में इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है, लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हैं। खुरपी, ये है खुरपी जो मैं गार्डनिंग के लिए बता रहा था। थोड़ी बहुत मिट्टी, आपको आसपास की मिट्टी साफ़ करनी है, उसके लिए खुरपी यूज़ करेंगे। दिस इज जेली। आप जो मतलब भूसा वगैरह है उसको मूव कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब एक बात देखो बेटा, अधिकतर चीज़ें जो आपको ग्रे या ब्लैक कलर में दिखाई दे रही हैं, ग्रे या ब्लैक कलर में दिखाई दे रही हैं, ये सारी लोहे की बनी हुई हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, यहाँ तक का पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन किस चीज़ का बना हुआ बेटा, लोहे का बना हुआ है। वेयरएज जो उनके हैंडल्स हैं, जो उनको पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब चीज़, ये नॉर्मली किस चीज़ के होते हैं बेटा, नॉर्मली ये वुडन के बनाते हैं, नॉर्मली ये वुडन के बनाए जाते हैं। तो जो सुदर्शन अंकल हैं उनके पास क्या चीज़ें यूज़ की उन्होंने, मेटल में उन्होंने लोहा यूज़ किया और वैसे हैंडल वगैरह के लिए उन्होंने वुड यूज़ किया। उसके बाद सुदर्शन अंकल क्या बोलते हैं, वी यूज आयरन मेटल्स टू मेक दीज आइटम, वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। हर एक चीज़ में हमने देखा, हर एक चीज़ में यूज़ नहीं हो रहा था हैंडल। जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहीं वो लकड़ी के हैंडल्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो आयरन मेटल का यूज़ करते हैं। एडिशनली वी यूज कोल इन आवर फर्नेस टू हीट द आयरन। अपनी भट्टी में आयरन को गर्म करने के लिए हम कोयला भी यूज़ करते हैं। अपनी भट्टी में, वहाँ एक बेटा जाओगे ना, कभी विजिट करने का मौका मिले तो पक्का जाना, वो एक भट्टी रहेगी जिसमें कि कोयला डालते हैं। कोयला डाल के वो आयरन को गर्म करते हैं, अच्छा खासा गर्म करते हैं। गर्म इतना करेंगे कि आयरन बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट किस लिए करते हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि वो रेड हॉट हो जाता है। फिर उसको कूटेंगे, पीटेंगे, जो शेप देना चाहेंगे, जो शेप देना चाहेंगे उस शेप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाएगा। ठंडा कर देंगे तो वो जिस शेप में था उसी शेप में वो रह जाएगा। इस तरह से उनके बारे में बीच में बातचीत चल रही है। आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। वो पूछ रहे हैं कि आप इसको पिटाई क्यों कर रहे हो, लोहे की पिटाई क्यों कर रहे हो। तो सुदर्शन अंकल बोलते हैं, मैं इसको शेप करने के लिए एक एक्स की शेप देना चाह रहा हूं, इसलिए इसको पिटाई कर रहा हूं। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। एक आयरन जो हमें लगता है इतना मजबूत है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने विंडो ग्रिल्स में देखा होगा, विंडो में ग्रिल्स लगी हुई है ना बेटा, आप जब उसको हाथ से टच करके देखते होगे, या फिर आपकी क्लास में जो ये टेबल वगैरह रहती हैं, डेस्क वगैरह रहते हैं, उसमें भी आपने लोहा देखा होगा। तो जब आप हाथ से उसको मूव करने की कोशिश करते होगे तो आप सोचते होगे बहुत मजबूत है, यही फीलिंग आती है। तो आनंदी भी यही पूछ रही है कि आप इसको पीट के इसको फ्लैट बना देंगे। उसके लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसको फ्लैट भी किया जा सकता है। तो वो बताता है कि हाँ, हम इस टाइप के से करते हैं। इसी टाइप से अब हम धीरे धीरे अंदर चलते हैं, मेटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमें बताएगा। उसके अंदर मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, उन सब के बारे में वन बाय वन समझते हैं। पहला उसने इंट्रोड्यूस किया हमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मेलिएबल। मेलिएबिलिटी किससे बना है बेटा, दो वर्ड से मिलकर बना है, मेलिएबल और इटी। मेलिएबिलिटी कि जिसको हम मेलिएबल कर सकते हैं। इट मीन्स मेलिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, हम पतली शीट्स में बना सकते हैं। उसको कूटते रहूं, पहले मैं उसको बहुत गर्म करूंगा, उसके बाद कूट के पतली सी शीट बना दूंगा, उसके पतली सी शीट बना दूंगा इस टाइप से। और आप देख पाते हैं लोहे वगैरह को आप इजीली पीट के, और शीट्स वगैरह, जैसे फ्लैट पैन हमने देखा था, तवा देखा था, वो कैसे बन पाया, इसी टाइप से बन पाया। अब मेलिएबिलिटी के बारे में समझते हैं। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। अपने आप से नहीं करना क्योंकि बेटा इसमें चोट लग सकती है। यहाँ क्या बता रहा है, कुछ वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर मिल जाए आपको, एल्युमिनियम मिल जाए, आयरन मिल जाए, आयरन की नेल्स लिया है उसने, अ पीस ऑफ कोल, कोयला, अ पी साइज लंप ऑफ सल्फर,
सल्फर लिया है बेटा, मटर के दाने जितना लंप मिल जाए, जिसे हम गंधक बोलते हैं, पटाखों में जो यूज़ करते हैं, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। ये कुछ चीज़ें उसने इकट्ठी की, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कोयला, सल्फर एंड वुड, ये सब चीज़ें इकट्ठी की। अब उनके ऊपर हम ट्राई क्या करेंगे, उसमें बता रहा है बेटा क्लास 6 मटेरियल अराउंड अस में आपने देखा था, जो क्लास 6 में पढ़े थे, एंड ऑब्जर्व किया था अपीयरेंस ऑफ द अबोव आइटम्स आर दे लस्ट्रस, क्या वो चमकीले थे, क्या उनमें आपको चमक महसूस हो रही थी क्या? हाँ सर, कुछ आइटम चमकीले थे, कुछ नॉन लस्ट्रस थे, ऐसा ही था। कुछ आइटम्स में मुझे चमक दिखाई दे रही थी, जैसे यहाँ लिस्ट जो आइटम कर रखे हैं उनमें आप में आयरन को, कॉपर को और एल्युमिनियम को, इन 3 आइटम्स में अब देखना हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 3 आइटम हमें थोड़े अलग दिखाई देंगे, और बचे हुए आइटम वुड वगैरह वो हमें थोड़ा अलग दिखाई देंगे। वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ कुछ लस्टर्स वगैरह दिखाई देते हैं क्या, ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, उनमें से कौन कौन से हार्ड हैं, कौन कौन से सॉफ्ट हैं। सेम फिर से वही होगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आपको हार्ड दिखाई देंगे, और जो दूसरे आइटम्स हैं उनमें अधिकतर सॉफ्ट दिखाई देंगे, या फिर जैसे वुड है वो आपको हार्ड भी दिखाई देगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। अब उनको क्या करो बेटा, इस टाइप से जैसे इमेज में दिखा रखा है, रखा उसको एक कोई टेबल वगैरह पे रख लिया, कोई हार्ड सरफेस पे रखा, उसके बाद उसको पीटना शुरू किया है, बीटिंग स्टार्ट की, बीटिंग एन आयरन नेल विद ए हैमर, हैमर से पीटो। अब क्या देखोगे, जब मैं उसको काफ़ी देर से पीटते हो जाऊंगा, काफ़ी देर पीटूंगा कॉपर को भी एल्युमिनियम को भी, तो ये धीरे धीरे फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर अभी इसमें तो बताया नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको गर्म करके पीटूं तो और जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि लोहार कर रहा था, आयरन स्मिथ वही तो कर रहा था, भट्टी में पहले उसको गर्म किया, रेड हॉट किया, उसके बाद उसको इस टाइप से पिटाई करोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे। यहाँ एक टेबल दी बेटा, टेबल 4.1, यहाँ हम उसका क्या क्या नोटिस करेंगे बेटा, अपीयरेंस नोटिस करेंगे। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट्स लिख लिए सारे, पहले सीरियल नंबर लिख लिया, क्या क्या ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। अब देखना बेटा इन 3 चीज़ों में आपको एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे, जबकि कोयला, सल्फर और वुड इनमें थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले उसमें लिखेंगे अपीयरेंस, देखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो लस्ट्रस हैं, चमकीले हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। आपको बेटा कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह में आपको एक चमक दिखाई देगी। तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हो, जैसे कॉपर में मुझे लस्ट्रस दिखाई दिया तो आप लिख दो लस्ट्रस। सेम इसमें एल्युमिनियम में भी आपको दिखाई देगा, सेम आयरन नेल में भी दिखाई देगा, लेकिन कोयला में नॉन लस्ट्रस दिखाई देगा, नॉन लस्ट्रस दिखाई देगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्या वो हार्ड था, क्या वो सॉफ्ट था। तो यहाँ आप देखोगे कॉपर वगैरह आपको हार्ड दिखाई देंगे, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह हार्ड दिखाई देंगे। कोयला मेरे को हार्ड ही दिखाई देगा, यहाँ देखना हार्ड ही दिखाई देगा। सल्फर मेरे को पाउडर फॉर्म में दिखाई देगा। एंड वुड भी मुझे हार्ड ही दिखाई देगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, मैंने एक सब्सटेंस को लिया, उस पर हैमरिंग किया, क्या वो फ्लैट हो गया, क्या फ्लैटन्स। अगर फ्लैट हो गया, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन के केस में आपको फ्लैट टाइप दिखाई देगा, तो आप लिख दोगे फ्लैट हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। कोयला, जब मैंने कोयले को पीटा तो वो फ्लैट होने की बजाय ब्रेक्स इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीस में टूट गया। कोयला बिखर जाता है, हाँ सर बिखर जाता है। सल्फर तो बेचारा पहले ही पाउडर है, चलो उसको मैं और पीटूंगा तो और बिल्कुल बिखर जाएगा। वुड एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में परेशान से करके रखेगा। मेटल नहीं है वो, मेटल नहीं है, लेकिन वुड क्या है, जब उसको मैं पीट रहा हूँ तो पीसेस में बिल्कुल बिखरेगा नहीं, दब जाएगा बस, और लेकिन फ्लैट भी नहीं होगा, एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर्स हमें दिखाएगा। अब एनालाइज करो और वो देखो कि जो सब्सटेंस मुझे लस्ट्रस दिखाई दे रहे थे, जो मुझे इसमें लस्ट्रस दिखाई दे रहे थे और हार्ड थे, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। ये तीन चीज़ें हम बार बार देखना, इन 3 पे कंसंट्रेट करेंगे। वो मुझे चमक में कैसे दिखाई दे थे, लस्ट्रस, अपीयरेंस में कैसे थे, लस्ट्रस, और स्ट्रेंथ में कैसे थे, हार्ड दिखाई दे रहे थे। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। जो चमक दिखती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, मेटालिक लस्टर, बिकॉज दे आर नोन एज मेटल्स। और जो मेटल लस्टर दिखाई दे
मेटल में जो चमक दिखाई दे उसी को हम मेटालिक क्लस्टर बोल देंगे, उसी को हम मेटालिक क्लस्टर बोल देंगे। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। अब ये कहानी का निचोड़ बता रहा है, ये तीन चीजें मुझे क्या बताई, मेटल्स बताई। वेरस कोयला, सल्फर एंड वुड आर नो लस्टर्स, और वो ये तीनों चीजें कोयला, सल्फर और लकड़ी नो लस्टर्स है, उसमें चमक नहीं दिखाई देती। एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, और मेटल्स इतने हार्ड भी नहीं हैं। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, क्या सभी मेटल्स? तो इसका मतलब इसीलिए बेटा आपको सैम्पलिंग सिखाई जाती है। सैम्पलिंग क्या होता है कि जब चावल बन रहे थे, मैंने उसमें से एक चावल निकाल के देखा और प्रेस करके देखा, उबल गया है, तो मैं बोल दूंगा हाँ सभी चावल बन गए हैं। तो सिर्फ 2-3 चावल के दाने निकालने से, 2-3 सैंपल निकालने से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि सभी चावल बन गए हैं। तो क्या यहाँ मैं तुरंत लागू कर दूं क्या? मैंने 3 मेटल देखे और तीनों के तीनों हार्ड भी थे, सॉलिड भी थे, लस्टर्स भी थे, तो क्या सभी मेटल्स हार्ड और सॉलिड होंगे क्या? Not really. Some metals like sodium and potassium are so soft. सोडियम और पोटेशियम ये बेटा अलग टाइप से बिहेव करते हैं। सोडियम और पोटेशियम आते मेटल की कैटेगरी में ही हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। इतने सॉफ्ट होंगे कि हम नाइफ से काट पाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी सॉलिड हार्ड एंड सॉलिड होंगे? नहीं, सभी नहीं होंगे, कुछ इतने सॉफ्ट भी होंगे। एक ऐसा मेटल भी है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा, दैट इज मरकरी। मरकरी सर हमने तो नहीं देखा। आपने बेटा क्या बोलते हैं थर्मोमीटर देखा है? थर्मोमीटर में मरकरी होता है, जो एक ग्रे कलर का लिक्विड होता है ना, ऊपर की तरफ जाता है, वो मरकरी ही है। कैसी स्टेट में है वो? लिक्विड स्टेट में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड होते हैं? हाँ सर, नॉर्मली बोलते हैं हम मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड। 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या? यहाँ देख पा रहे हो, सोडियम एंड पोटेशियम वो सॉफ्ट होते हैं, मरकरी लिक्विड होता है। ये एक्सेप्शन हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड कलर में। आपकी बुक में सब ब्लैक में मिलेगा, मैंने जो हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां बता रहा है दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यह वो प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी का नाम है। जब भी बेटा किसी डेफिनेशन को लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज पूजा। पूजा क्या चीज है? पूजा हो सकता है मेरे घर में मेरी बहन का नाम हो पूजा, पूजा हो सकता है मेरी बिल्डिंग का नाम पूजा हो सकता है मेरी कॉलोनी का नाम पूजा हो सकता है मैं उस आरती की बात कर रहा हूं जो पूजा करते हैं। तो अगर आरती के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पूजा इज द प्रोसेस। पूजा क्या चीज है? पूजा वो प्रोसेस है। या फिर मैं ये बोलूंगा पूजा इज नेम ऑफ माई सिस्टर, ये हो सकता है। या फिर मैं ये बोलूंगा पूजा इज नेम ऑफ माई कॉलोनी। तो आप पहले इंट्रोड्यूस कराओगे वो चीज क्या है, यही बता रहा है। मैलिएबिलिटी क्या चीज है? यह प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी क्या है? या प्रॉपर्टी है। अगर मैलिएबिलिटी कोई प्रोसेस होता तो मैं बोलता दिस इज ए प्रोसेस। यहां मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बीटन। मटेरियल को हम बीट कर सकते हैं, पीट सकते हैं इनटू थिन शीट्स, पतली पतली चद्दर बना सकते हैं, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो जिस भी चीज को मैं पीट के और पतली पतली चद्दर बना सकूं वो क्या हो गया बेटा? मैलिएबल। वो सब्सटेंस क्या हो गया? मैलिएबल सब्सटेंस हो गया। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? मैलिएबिलिटी होगी। समझ पा रहे हैं डिफरेंस को? समझ पा रहे हैं? तो सर इसका मतलब तो कपड़े को मैं जो चद्दर बना लेता हूं, कपड़े से जो चद्दर बना लेते हैं, पर्दे बना लेते हैं, तो वो भी मैलिएबल हो गया? नहीं बेटा, वो तो नेचुरली हमने डिजाइन उसको इस तरह से किया है, धागों में धागे मिला के मैंने चद्दर बनाई है, ना कि कपड़ा पहले कोई ऐसा तो नहीं था ब्लॉक था और फिर मैंने उसको पीट पीट के मैलिएबल बनाया। नहीं, तो वो मैलिएबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यहां जैसे एग्जांपल दिया, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन तीनों सब्सटेंसेस मैलिएबल कहे जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या कही जाएगी? मैलिएबिलिटी। वही यहां समझा रहा है। आप जैसे स्कूल में लेके जाते होगे, क्या लेके जाते हो? रोटियां किसके अंदर डाल के लेके जाते हो? एक चमकीला सा फॉइल डालती है मम्मी, एक चमकीला सा फॉइल पेपर यूज करती हैं जिसे एल्युमिनियम फॉइल बोलते हैं। किस चीज का बना हुआ है? एल्युमिनियम का बना हुआ है। इतना पतला बना दिया उन्होंने, सोचो एल्युमिनियम को कितना पतला बना दिया। सिमिलरली आपने बर्फी वगैरह के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर बिल्कुल सिल्वर फॉइल लगा देखा है?
जिसे चांदी का वर्क बोलते हैं, हिंदी में चांदी बोल देते हैं, इंग्लिश में सिल्वर बोल देते हैं, इतना पतला कैसे बना देते हैं सर? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज मैलिएबिलिटी। लेकिन यहां हम क्या देख पा रहे हैं, जो कोयला था या फिर जो सल्फर था, डज नॉट शो दिस बिहेवियर, उसने ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया। जब मैंने उसको कूटा पीटा तो वो क्या हो गया बेटा, टूट गया। दे ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे पार्ट टूट गए, फ्रेगमेंटेशन हो गया, टूट गया, बिखर गया, एंड आर सेड टू बी ब्रिटल, इसीलिए उन्हें हम ब्रिटल कहेंगे। भंगुर, हिंदी में बोलते हैं बेटा भंगुर। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ साथ के साथ, बाइलिंगुअल चल रहे हैं, सच दैट किसी बच्चे को हिंदी समझ में आ सकती है तो अच्छी बात है, किसी को इंग्लिश समझ में आ रही है तो वो भी अच्छी बात है। तो इंग्लिश में हम ब्रिटल कहेंगे, हिंदी में भंगुर कहेंगे, वो चीज़ बिखर जाएगी। तो मेटल्स में हमने देखा दे आर मैलिएबल, और नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा, दे आर ब्रिटल। ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटन, जैसे मैंने बताया वुड ना तो फ्लैट हुई ना ही टूट पाई, बिखर भी नहीं पाई। वुड इज नाइदर मैलिएबल नॉर ब्रिटल। तो वुड ने एक अलग कैरेक्टर्स दिखा दिया जिससे हम बोलेंगे नाइदर मैलिएबल नॉर ब्रिटल। अब होलिस्टिक क्लास में बता रहा है द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। आयरन का इम्पैक्ट, जो इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ी, हजारों सालों में इम्प्रोवाइजेशन हुआ, तो उसके बारे में बता रहा है। क्लास 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जब आपने एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पढ़ा, सोसाइटी के बारे में आपने एसएसटी की बुक में पढ़ा होगा बेटा। यहाँ इस एनसीईआरटी में यही चीज़ अच्छी लगी मुझे, क्या कि उन्होंने इवन सब्जेक्ट से बाहर जाके भी, क्लास 6 और वो भी एसएसटी की, बाहर जाके भी आपको कोरिलेट करके समझाया है कि जब आपने पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कौन सी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वहाँ हमने देखा कि उस टाइम में आयरन का यूज़ था ही नहीं, आयरन का यूज़ था ही नहीं। आप वहाँ क्या देखोगे, जो मेटल्स देखोगे ना, यूटेंसिल एंड ज्वेलरी, दे यूज कॉपर एंड गोल्ड। वहाँ जो बर्तन ज्वेलरी वगैरह देखोगे वहाँ आपको कॉपर के और गोल्ड के दिखाई देंगे। लेकिन आज के टाइम अपने चारों तरफ जब आप देखोगे बहुत सी चीज़ें आपको लोहे की दिखेगी। कैसे सर? मेरे को पंखा दिखाई दिया, मेरे वहाँ स्कूल में जो टेबल चेयर डेस्क वो सब थे, बहुत से मेटालिक थे। इवन स्मार्ट बोर्ड किसके सहारे टिका हुआ है, किसके सहारे टिका हुआ है? लोहे का एक स्टैंड है जिसको लोहे के कील से ही मैंने दीवार में डाल रखा है। उस टाइप से अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ लोहा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें लोहे के प्रूफ नहीं दिखाई देते हैं। इट मीन्स कि उस टाइम में लोहा मार्केट में आया ही नहीं था, लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन लोहा बाद में आया, लेकिन देखो इन सब मेटल से कितना आगे निकल गया है। आज के टाइम में हमारे लाइफ में लोहा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, अगर मैं अभी कहूँ कि लोहा गायब हो जाए तो ये छत भी मेरे ऊपर आके गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे के सहारे ही ये दीवारें, ये छत, ये सब बनी हुई, लोहे का सरिया है ना इसके अंदर, तो लोहा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मैलिएबिलिटी, सेकंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी बना है बेटा डक्ट से। डक्ट क्या होता है? मान लो जमीन के नीचे, फर्श के नीचे मुझे कोई पाइप डालना है, तो इट इज़ वर्किंग लाइक ए डक्ट। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फिटिंग है, वो भी बेटा एक डक्ट के अंदर से ही होके जा रखा है। जो पाइप जा रखा है, जहाँ से तार गए हुए हैं, वो भी एक डक्ट टाइप काम करते हैं। तो उसी वर्ड से बना है डक्टिलिटी। इसका मतलब अगर मेरा कोई भी सब्सटेंस जिसको मैं पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ये तार है। इस टाइप से अगर मैं लोहे को, कॉपर को, एल्युमिनियम को, गोल्ड को पतले पतले तार बना सकता हूँ। आप देख पाते होगे बेटा गोल्ड कितना बढ़िया डक्टाइल है। कैसे? 1 ग्राम सोने से मैं 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूँ, इसीलिए वो डक्टाइल बोला जाता है। और जब इतना लंबा बन जाता है, इसीलिए आप देखा होगा ज्वेलरी वगैरह में, अब कलर तो उसका येलोइश कलर का चमकीला कलर है ही, लस्टर्स है ही, चमक है, और उसको पतले पतले धागे बना सकता हूँ। तो आप देख पाते होगे नाक में, कान में, गले में चेन वगैरह किसकी बनती हैं? गोल्ड की या सिल्वर की बनती हैं। वही यहाँ समझा रहा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
कीवर्ड बेटा नोट करते जाना, कीवर्ड नोट करते जाना, जो एज इट इज आपको डेफिनेशन जब आए तो ये 3 वर्ड्स ड्रॉन इनटू वायर्स तो पक्का ऐड करने हैं। आगे पीछे की इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन ड्रॉन इनटू वायर्स तो लिखना ही लिखना है। दैट इज नोन एज डक्टिलिटी, उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोसेस्ड बाय द मेटल। यह प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स दिखाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स दिखाएंगे। वही बता रखा है बेटा, जैसे यहाँ देख पा रहे हो कॉपर, एल्युमिनियम, वो सब इलेक्ट्रिक फिटिंग में आपके घरों में लास्ट चैप्टर में मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था, जो इंडोर इलेक्ट्रिक सप्लाई है हमारे घरों में, फैन, लाइट, एसी जिससे चल रहा है, वो तार आ रखे ना, उन तार के अंदर में आपको कॉपर का तार मिलेगा। और आउटडोर जाओगे, घर से बाहर जाओगे तो वहाँ आपको एल्युमिनियम के तार दिखाई देंगे। क्यों हो पाया? क्यों इसलिए पॉसिबल हो पाया? बिकॉज दे कैन ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, पतले पतले तार बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, गोल्ड इज सो डक्टाइल, बता रहा है ये गुड़िया बता रही कि गोल्ड इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम से मैं 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता हूँ, इतना डक्टाइल है। यहाँ वही टी स्टेनर की बात करें, छलनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? छलनी, चाय की छलनी जो यूज़ करते हैं, तो देखा मेटालिक वाली, प्लास्टिक वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेटालिक वाली जो लोहे की होती है वो वाली छलनी। उस छलनी में आप ध्यान से देखना, पतले पतले तार उसने इस टाइप से यूज़ कर रखे हैं, मान लो इस टाइप से यूज़ कर रखे हैं, मिलेंगे आपको। और यहाँ पे मेरा चाय पत्ती है वो ऊपर रुक जाएगी, चाय नीचे निकल जाएगी। वही चीज़ बता रहा है। कैसे बन पाया वो? क्योंकि जो मेटल है उसको मैं पतले पतले तार में कन्वर्ट कर पाया, इसीलिए। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड अप ऑफ कोल और सल्फर? क्या आपने कभी कोयले या सल्फर के तार देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे, बिकॉज दे obviously not, we can say that coal and sulfur are not ductile because they are brittle। वो क्या थे बेटा? डक्टाइल नहीं थे। डक्टाइल नहीं तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा? मैं उन्हें ब्रिटल बोल दूंगा बेटा, they were brittle। अब डाइव डीपर, अगर आपको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं, इट मीन्स आप में क्यूरियोसिटी है। तो वही बता रहा है, जब हम डाइव डीप करेंगे तो आपने इस टाइप के, जैसे दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, अभी गुजरात में द्वारका के पास में इसी टाइप का एक ब्रिज नया डिज़ाइन हुआ है, तो वहाँ सब देखोगे तो ये जो लंबे लंबे तार देख पा रहे हो, ये किस चीज़ के बने हुए बेटा? स्टील के बने हुए हैं। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? स्टील के। स्टील अलॉय है ये, अ मिक्सचर ऑफ मेटल, आयरन का मिक्सचर है और एक नॉन मेटल, कार्बन मिला रखा है, उसमें कार्बन मिला रखा है। आयरन में कार्बन मिला के उन्होंने स्टील बनाया। स्टील क्यों बनाया सर? आयरन का ही बना देते। पहली बात, स्टील के ऊपर बेटा रस्टिंग नहीं होगी, बच जाएगा, हमें उसको बार बार पेंट वो सब नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, कार्बन क्या करता है बेटा? कार्बन वहाँ ऐड किया जाता है जहाँ भी उस सब्सटेंस को हमें हल्का बनाना हो। अगर मैं लोहा इतना लोहा लगा दूंगा तो इसका खुद का वेट इतना हो जाएगा कि ये उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आप देखा होगा सिमिलरली, अगर जैसे एयरक्राफ्ट के जो फ्यूजलेज, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी बनाई जाती है ना, उसमें भी कार्बन ऐड किया जाता है उसको हल्का बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। हल्का बनाता है और मजबूत भी बनाता है। तो यहाँ देख पा रहे हो ब्रिजेस में इस टाइप के स्टील के वायर्स यूज किए जाते हैं, जिसके सहारे आप पूरे ब्रिज को रोक सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल। हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, मैलिएबल जिससे हम शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल जिससे पतला तार बना सकते हैं। और ये चीज़ें दोनों मुझे किस में मिली? मेटल्स में मिली। मेटल्स जैसे यहाँ बात कर रहा है आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। थर्ड वन इज सोनोरिटी। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल स्पून और ए मेटल प्लेट? कभी आपने मॉनिटर किया है कि मेटल की स्पून आपसे गिर गई, मेटल की प्लेट गिर गई, तो उससे कई देर तक आवाज़ आती है, टन। आप मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वहाँ आवाज़ आती है टन, काफ़ी देर तक आवाज़ आती है। आपके स्कूल में प्रेयर के टाइम में या फिर जब पीरियड चेंज होता है तो जो घंटी बजती है वो कौन सी होती है बेटा? मेटल की ही तो बनी है ना, मेटल की बनी है, और वो घंटी आपको काफ़ी देर तक सुनाई देती है। उसी के बजाय अगर मैं किसी लकड़ी पे, किसी प्लास्टिक पे स्मैश करूं, मारूं, जौ से मारूं, तो आपको देखा पच टन इतनी सी आवाज़ आएगी, लंबी आवाज़ नहीं आएगी। वही बता रहा है
अगर आप किसी मेटल स्पून को, मेटल प्लेट को, मेटल कॉइन को ड्रॉप करो फ्लोर के ऊपर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए पीस ऑफ कोयला या फिर लकड़ी, कोयले या लकड़ी को गिराता हूं मैं फ्लोर के ऊपर, तो उसमें मैंने कोयला गिराया या लकड़ी गिराई तो उसकी एक धप की आवाज़ आएगी, ख़त्म। लेकिन कोई भी मेटालिक चीज़ जैसे कॉइन, प्लेट वगैरह गिराता हूँ तो उसमें इस टाइप की आवाज़ आएगी, टन, लंबी से आवाज़ आएगी। तो वो आवाज़ क्या है? यहाँ देखो बेटा, उसने एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में पहले बात तो ये बच्चा दिखा रखा है हु इज़ ब्लाइंड। ये बेटा उसके चश्मे दिखा रखे हैं ना, ये नॉर्मल स्टाइलिश चश्मे नहीं हैं। कैसे पता चला? वो देखो छड़ी का यूज़ कर रहा है, छड़ी का यूज़ कर रहा है, वो वही बता रहा है। मैं अपनी स्टिक का यूज़ करता हूँ ये पता करने के लिए कि जिस आइटम से टकराया वो मेटालिक था, सोनोरस मीन्स उसमें आवाज़ तेज़ी से आई, या फिर लकड़ी वगैरह का बना हुआ था उसमें आवाज़ कम आई। I use the difference in sound when my stick hits wood or metal to help find my way. मैं अपनी छड़ी का यूज़ करता हूँ रास्ता पता करने के लिए कि मेरी छड़ी ने अभी मेटल को टच किया या फिर वुड वगैरह को टच किया। इस तरह से आवाज़ का यूज़ करके मैं पता लगा सकता हूँ। इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लो, जैसे कुछ मेटल के स्पून वगैरह लिया, कॉइन लिया, कोयला लिया या फिर वुड लिया, उनको एक एक करके ऊपर से गिराओ। क्या आपको आवाज़ में कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? हाँ सर मुझे महसूस हो रहा है। You would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. This is the keyword. This is the keyword. जब सोनोरस की बात आए और अगर आपने रिंगिंग वर्ड यूज नहीं किया तो यू आर डाउन। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड। वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे बेटा? डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। इस सोनोरिटी की डेफिनेशन आ गई बेटा। एज इट इज आपको अगर एग्जाम में आता है, समझने के लिए मैं आपको बहुत सी चीजें समझाऊंगा, समझने के लिए बहुत सी चीजें समझाऊंगा, लेकिन बात जब लिखने की आए तो जो लिखा हुआ है एज इट इज अगर आप प्रोड्यूस कर पाए तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, लेकिन कुछ टीचर ये चाहते हैं कि एज इट इज़ लिखे, तो उनकी भी इच्छा पूरी होगी। बाद में आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दो, बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करो बेटा डेफिनेशन एज इट इज़ लिख दो। दिस प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी है। मैंने बोला था जब भी डेफिनेशन लिखो तो बताओ कि पूजा क्या है। पूजा बिल्डिंग का नाम है, पूजा मेरी बहन का नाम है, पूजा एक प्रोसेस का नाम है, या पूजा एक कॉलोनी का नाम है। दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जिससे कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। कीवर्ड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो इज कॉल्ड सोनोरिटी। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस। प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरिटी है। और जो सब्सटेंस इसे दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? सोनोरस इन नेचर। अब ये बच्चा बोल रहा है ओह द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी। यह रिंगिंग साउंड जो अपने घुंघरू देख पा रहे हो इसके, वो क्यों हो पाया? क्योंकि मेटल्स में सोनोरिटी है। सिमिलरली अब इस बच्ची को ध्यान आ रहा है ओके जो मेरे स्कूल में बेल बजती है पीरियड खत्म होने के बाद, वो भी सोनोरिटी के कारण ही है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके। फोर्थ वन इज कंडक्शन ऑफ हीट, हीट को कंडक्ट करना। एक बात बताओ बेटा, मान लिया जैसे मम्मी कुछ भी बना रही है आपके लिए, हलवा, खीर, पूरी, कुछ भी बना रही है, अच्छी चीज़ बना रही है, आपने देखा होगा चाहे वो तवा हो, कढ़ाई हो, कोई दूसरा वेसल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेटालिक चीज़ों का बना होता है। पीतल का बना होगा, स्टेनलेस स्टील का, आजकल स्टेनलेस स्टील चल रहा है, स्टेनलेस स्टील का बना होगा। ऐसे ही होता है? हाँ सर होता है। लोहे का बना होगा। लेकिन कभी देखा है कि इतनी मोटे ग्लास का बना दिया? हाँ मूवीज़ में वो दिखाते हैं, वो ला के टेबल पे रखते हैं वो ग्लास के उसमें, लेकिन वो बेटा शोबाजी है बस। वो क्या है? शोबाजी, दिखावे के लिए है। क्या उस पर कुकिंग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ग्लास का अगर मैं वेसल यूज़ करूँगा बनाने के लिए जिसकी मोटाई इतनी मोटी है तो उसको बनने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा हीट को। नीचे से मैंने आग लगाई, नीचे से आग जला रखी है, अब वो ऊपर मेरा जो फूड मैंने उसके अंदर डाला है वो गर्म ही नहीं होगा। लेकिन मेटल्स कैसे हैं? हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को कंडक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने गर्म किया वो तुरंत फूड को ट्रांसफ़र कर देंगे और फूड मेरा बनना शुरू हो जाएगा। मैं बॉयल कर रहा हूँ, फ्राई कर रहा हूँ, जो भी। वही चीज़ यहाँ समझा रहा है कि आपने देखा है कि जो कुकिंग वगैरह में वेसल्स यूज़ करते हैं वो अधिकतर स्टेनलेस स्टील या फिर किसी दूसरे मेटल के बने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो ईजिली हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ एक्टिविटी 4.3 में हमें पता करने के लिए बता रहा है कि हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? एक गर्म पानी लिया, उसमें एक ही टाइप की 2 चम्मच
एक ही टाइप की 2 चम्मच, एक तो मेटालिक स्पून जो आपके घरों में यूज होती है, स्टेनलेस स्टील वगैरह यूज कर सकते हो, दूसरी उसी साइज की, उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई की एक वुडन स्पून ले लो, लकड़ी की स्पून ले लो। अब मैंने उसको गर्म पानी में रखा, गर्म पानी में रखा तो होगा क्या, पानी गर्म है तो ये वाला पोर्शन इसका गर्म हो गया, सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो पानी के अंदर है वो गर्म हो गया। अब जैसे कि मेटल एक गुड कंडक्टर होता है, तो जैसे ही गर्म हुआ तो ये क्या करेगा बेटा, हीट ट्रांसफर करने शुरू करेगा ऊपर की तरफ। पहले यहाँ का पोर्शन गर्म होगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, एट द लास्ट बिल्कुल ऊपर तक गर्म हो जाएगा। लेकिन वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प नहीं करता है। तो आप देखोगे थोड़ा सा अगर चला भी गया तो बस यहाँ तक जाएगा, उससे ऊपर गर्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, ऊपर की तरफ गर्म नहीं होने देगा। और गर्म नहीं होने देगा तो मैं 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब इस स्पून को टच करके देखूंगा या फिर इस स्पून को टच करके देखूंगा तो बताइए, प्रेडिक्ट कीजिए कौन सी गर्म होगी। सर मेटालिक स्पून गर्म होगी और बहुत जल्दी गर्म होगी कंपैरेटिव टू वुडन स्पून। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए वही चीज़ यहाँ एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा रखा है। सम डिस्कशन पॉइंट क्या थे? वो विच ऑफ द स्पून गेट्स हॉटर, कौन सी स्पून ज़्यादा गर्म हुई। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफर अलोंग द 2 स्पून्स। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या समझ पाए कि जो हीट ट्रांसफर हो रही थी किसमें ज़्यादा हो रही थी, किसमें कम हो रही थी, जिस समझ लेते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर। किसमें हीट ट्रांसफर हुई? मेटल वाले स्पून में हुई सर, जिससे ये गर्म होगी, मेकिंग इट हॉटर। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली। उसने क्या किया बेटा, हीट को बहुत कम ट्रांसफर किया। इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। अब ये कंडक्शन की डेफिनेशन बता रहा है, ऐसे केसेस में बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल के एक पॉइंट से दूसरे मटेरियल तक, दूसरे पॉइंट तक, इज कॉल्ड कंडक्शन। उसी को कंडक्शन बोलते हैं। एंड द मटेरियल, और मटेरियल को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मटेरियल को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जो लास्ट चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कंडक्टर का नाम आपने पहले कहाँ सुना है? बस में सुना है। कंडक्टर क्या करता है? सर कंडक्टर मेरे को दिल्ली से आगरा लेके जाता है, कंडक्टर मेरे को दिल्ली से आगरा जाने में भी हेल्प करता है। वही है, वो आपको टिकट काटता है, बताता है कि कितने रुपए लगेंगे और आपके चार्ज करेगा, कंडक्टर लेके जाएगा। सिमिलरली यहाँ कंडक्टर क्या करेगा बेटा, हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास लेके जाएगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के साथ लेके जाएगा। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुड क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर है। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर हीट है। अब मैं समझ पाया कि अधिकतर मेटालिक वेसल्स क्यों मेटल्स के ही बने होते हैं, किसी दूसरी चीज के क्यों नहीं बने होते। अब हम 5th कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहुंच गए हैं। मटेरियल्स की 5th कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट को कंडक्ट करना समझ गए, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कराएंगे? आपने देखा होगा बेटा, जो भी टेस्टर वगैरह, जो इलेक्ट्रिशियन आता है हमारे घरों में, वो लाइट है या नहीं है वो एक टेस्टर के थ्रू ऐसे डाल के देखता है, तो उसका आगे वाला पोर्शन किस चीज़ का बना होता है? मेटल का बना होता है, लोहे का बना होता है। लेकिन पीछे वाला पोर्शन जो ग्रीन कलर का होता है वो किस चीज़ का होता है? वो प्लास्टिक वगैरह के बना होता है। क्यों? क्योंकि बेटा आगे का पोर्शन उसको चाहिए वो कंडक्ट करे, उसको चाहिए वो कंडक्ट करे, लेकिन पीछे का पोर्शन उसको चाहिए कि उसको करंट ना लग जाए, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम चाहते हैं कि हमें करंट ना लगे, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा वो स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा है। What type of material is used for making its handle? हैंडल किस चीज़ का बना होता है उसका? सर प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद भी देखोगे वो रबड़ के ग्लव्स वगैरह यूज़ करता है या फिर शूज़ वगैरह यूज़ करता है जिसमें रबड़ का, चमड़े का वो सब बना हो। क्यों? क्योंकि बेटा वो कंडक्ट ना करें, सच दैट उसको करंट ना लगे। रबड़ के ग्लव्स इसलिए पहनता है वो हाथों में ताकि गलती से अगर वो टच कर भी दे तो रबड़ इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर उसकी बॉडी में करंट चला भी गया तो जमीन के टच ना हो, वो शूज इस टाइप के पहनता है जो कि बैड कंडक्टर हो, ना कि गुड कंडक्टर। अभी यहां क्या करेगा बेटा, आपने लास्ट चैप्टर में एक टेस्टर डिजाइन किया था। सर इतना तो कहाँ याद रहता है, हम भूल जाते हैं।
कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा। ये लिया मैंने एक सेल, ये मैंने एक सेल लिया, यहाँ एक बल्ब ले लिया, यहाँ एक बल्ब ले लिया, और इस टाइप से मैंने बीच में इस जगह से, अब आपको याद आ रहा होगा, एक खाली जगह छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी ताकि उसका कनेक्शन ना बन पाए। अभी कंडक्शन हो गया क्या, सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा कि सर, क्योंकि आपने यहाँ से हटा रखा है, आपने उसको तोड़ रखा है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ सब्सटेंसेस लूँगा। यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट, जैसे अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, आपके जो रोटी ले जाने के लिए यूज़ करते हो ना, एल्युमिनियम फॉयल को इस टाइप से रैप कर लीजिए, रैप कर लीजिए, और उसको इसके बीच में लगा के देखिए, यहाँ कंडक्ट, उसको यहाँ टच करा दीजिए इस टाइप से। तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम का बना हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से बेटा करंट फ्लो करेगा इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, एल्युमिनियम फॉयल भी उसको कंडक्ट करा देगा और वो नेगेटिव तक पहुँच गया। अब जब सर्किट पूरा हो गया तो सर्किट कैसा बन गया, क्लोज सर्किट। अब लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सर्किट कैसा हो गया, क्लोज सर्किट। तो क्या लैंप ग्लो करेगा क्या, हाँ सर करेगा। इसका मतलब जो मैंने एल्युमिनियम फॉयल ऐड किया है, क्या वो कंडक्ट किया क्या, हाँ सर किया। तो मैं उसको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दूं क्या, सर बोल दीजिए। तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा कि पीस ऑफ एल्युमिनियम इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं क्या किया, ये हटा दिया, इसकी जगह मैंने आयरन नेल लगा दिया, आयरन नेल इस टाइप से टिका दिया। क्या वो कंडक्ट करेगा क्या, हाँ सर वो भी कर जाएगा। अ लंप ऑफ सल्फर, सल्फर को यहां रख के देखा, सल्फर नहीं करेगा। एक कॉपर वायर को किया, कॉपर वायर भी करेगा। अ पीस ऑफ कोल किया, कोयले को लगा के देखा, नहीं करेगा। अ पीस ऑफ ड्राई वुड, इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के उसमें ड्राई वुड लिखा है। अगर वुड लिख देता और आप में से कोई ज़्यादा समझदार बच्चा होता और लकड़ी को थोड़ा गीला कर लेता, गीला करके अगर यहाँ कंडक्ट करा दोगे तो हो सकता है लकड़ी कंडक्ट कर जाए। क्यों, लकड़ी ने कंडक्शन नहीं किया, पानी ने कंडक्ट किया। स्टोन को करके देखो, इरेजर को करके देखो, ये नहीं करेंगे बेटा। यही हाँ समझते हैं। अब आप इस टेस्टर का यूज़ करके एक टेबल दे रखी है, यहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता करेंगे बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। यहाँ पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिए, एल्युमिनियम फॉयल, आयरन, सल्फर, वुड, ये सब लिख लूँगा मैं। यहाँ ऑब्जर्व करूँगा मैं, क्या ऑब्जर्व करूँगा कि बल्ब ग्लो करेगा क्या या नहीं करेगा। एल्युमिनियम फॉयल में बल्ब ग्लो करेगा, आप लिख लोगे ग्लोज। आयरन में ग्लो करेगा क्या, यस सर करेगा। सल्फर में करेगा क्या, नहीं करेगा। वुड में, नेक्स्ट इज वुड, वुड में करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब जिसने कंडक्ट किया मैं बोल दूंगा दिस इज द गुड कंडक्टर, दिस इज द गुड कंडक्टर। और जिसने कंडक्ट नहीं किया मैं उसे बैड कंडक्टर बोल दूंगा। लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं, कुछ भी आइटम, कोई भी सब्सटेंस ना तो 100% कंडक्टर है ना 100% इंसुलेटर है। तो बेटर इन प्लेस ऑफ कंडक्टर आप यूज कीजिए गुड कंडक्टर, इन प्लेस ऑफ इंसुलेटर आप वर्ड यूज कीजिए बैड कंडक्टर। गुड और बैड कंडक्टर यूज कीजिए इन प्लेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि कोई भी चीज 100% कंडक्टर नहीं है और कोई भी चीज 100% इंसुलेटर भी नहीं है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। मैंने बोला था ये तीन चीजें बार बार आएंगी, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर मेक द बल्ब ग्लो। इनके केस में बल्ब ग्लो किया। Whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. इनका यूज करके देखा कि वो ग्लो नहीं किए, देख पा रहे हो क्रॉस है। Do you see any pattern in the glowing of bulbs when using different material in activity? It is observed that all the material that make the bulb glow are metals. वही तीन चीजें ने बल्ब को ग्लो करने दिया। Material that allow electricity to flow through them easily are called good conductor. उन्हें क्या कहेंगे हम, गुड कंडक्टर। और किन तीन चीज़ों ने अलाउ किया, सर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में किया। ये तीनों चीज़ें क्या थी, ये तीनों चीज़ें मेटल्स थी। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। हाँ सर, अब हम कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन कॉन्ट्रास्ट, उसके अपोजिट में मटेरियल दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग बाय नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे। तो अब मुझे समझ में आया कि किस लिए वो प्लास्टिक कवरिंग यूज की जाती है,
किस लिए यूज़ की जाती है? स्क्रू ड्राइवर के पीछे की तरफ प्लास्टिक का बना होता है, पीछे वाला हिस्सा जहाँ हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। और रबड़ के ग्लव्स वो क्यों पहनते हैं? ताकि उनको करंट ना लगे। वो शूज़ क्यों पहनते हैं? शूज़ इसलिए पहनते हैं बेटा, वो भी एज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं। वी लर्न दैट, अब कहानी का जिस्ट बता रहा है, हमें समझ में आ गया, पूरी कहानी का जिस्ट बता रहा है। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मेटल्स में दिखाई दी, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मेटल में दिखाई दी, तो मैं बोल दूंगा मेटल्स आर जनरली हार्ड। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लस्टर्स, उनमें चमक होती है सर, मेटालिक लस्टर होती है। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स मैं उनकी पतली पतली चद्दर बना सकता हूँ। एंड डक्टाइल, और वो डक्टाइल भी हैं, मीन्स पतले पतले तार बना पा रहा हूँ, मैं मेटल्स के तार बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको बोल दूंगा मेटल्स आर डक्टाइल। एंड एट लास्ट वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट को भी कंडक्ट कर देते हैं सर अपने अंदर से, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देते हैं। वेयरएज नॉन मेटल्स, आप एक टेबल बना लेना बेटा, मैंने बनाई भी है आपके लिए, एक टेबल बना लेना। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरफ, नॉन मेटल की देखना आप उसके अपोजिट मिलेंगे, नॉन मेटल के उसके जस्ट अपोजिट मिलेंगे। अब यहाँ बता रहा है, यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कहानी खत्म। अब एक नया टॉपिक ऐड किया है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर, स्पेशली आयरन के ऊपर वो क्या बता रहा है, एयर का और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एयर का और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए उसने क्या किया, आयरन के ऑब्जेक्ट ले लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर के साथ, ड्राई एयर बोल रहा है, ड्राई का मतलब क्या है? सिर्फ सूखी हवा, सिर्फ हवा है बेटा, सिर्फ हवा है और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हवा है। दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। विद वाटर ओनली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हवा है, सिर्फ पानी है। थर्ड केस में हवा भी है और पानी भी है, थर्ड केस में बोथ एयर एंड वाटर। तीसरे केस में उसने क्या लिया? एयर एंड वाटर लिया। अब समझते हैं, यहां बेटा उससे पहले एक टेबल देख लेते हैं, कहानी का निचोड़ था इसलिए मैंने एक टेबल बनाई। क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी? अपीयरेंस में देखा मैंने कि जो मेटल्स थे, यहाँ मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिखा रखी है, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिखा रखी हैं, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी हैं। जैसे मेटल्स में आप देख सकते हो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, नॉन मेटल में कोयला, सल्फर वगैरह वो बताए थे, वो देख पा रहे हो। अपीयरेंस में कैसा होगा सर? शाइनी होगा, चमक होगी, मुझे लस्टर्स दिखाई देंगे। नॉन मेटल कैसे होंगे? डल होंगे, नो लस्टर्स होंगे। रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं। फॉस्फोरस और सोडियम ऐसे होते हैं जिनको मैं चाकू से काट सकता हूँ, और मरकरी ऐसा होता है जो लिक्विड, ये एक्सेप्शन है। जनरली वो सॉलिड होते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों फॉर्म में मिल जाएंगे। नॉन मेटल आपको बेटा तीनों फॉर्म में मिल जाएंगे, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी क्या होती है? चद्दर बना सकता हूं क्या? यस, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वेयर एज नॉन मेटल कैसे होंगे? ब्रिटल होंगे बेटा। ब्रिटल का मतलब जब मैं उसको हैमर करूंगा तो वो टूट जाएंगे। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मैं उससे वायर बना सकता हूं, इसलिए डक्टाइल कहलाएंगे। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल। हार्डनेस कैसी होगी? जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जनरली हार्ड होते हैं। नॉन मेटल कैसे होंगे? यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कंडक्शन, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे क्या? हाँ सर, मेटल्स तो करने देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल आर नोन एज पुअर कंडक्टर। सोनोरिटी, आवाज़ कैसी आएगी? टन की आवाज़ आएगी क्या? हाँ सर, मेटल्स में आएगी, प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। वेयरएज नॉन मेटल में नॉन सोनरस होंगे, आवाज़ नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए बता दिया, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये टेबल मैंने अपनी तरफ से ऐड किया बेटा, आपकी बुक में नहीं दिया है आपको समझाने के लिए। अब एक्टिविटी 4.5 में क्या किया उसने? जैसे हम आयरन को समझ रहे थे कि आयरन को सिर्फ और सिर्फ मैं एयर में रखूं, एयर भी ड्राई एयर, सच दैट पानी का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर में रखूं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ उसने क्या किया? पहला केस समझना, पहला केस क्या किया? एक बोतल ले ली, बोतल में एक आयरन की नेल डाल दी, रस्सी के थ्रू एक छोटा सा धागा लिया और ढक्कन टाइट कर दिया। एयर टाइट कंटेनर है, हवा उसके अंदर नहीं जा सकती है।
अब इसके अंदर कुछ हवा होगी, हाँ सर, इसके अंदर में हवा रही होगी, इसके अंदर में हवा रही होगी। तो क्या उस हवा के अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी होंगे क्या? सर नॉर्मली हर एक हवा में होते हैं, हमारे आसपास जितनी भी हवा होती है उसमें ह्यूमिडिटी कुछ तो होती है और वाटर वेपर्स होते हैं, तो इसमें भी वाटर वेपर्स होंगे। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी थी? उसने कंडीशन ये दी थी कि ड्राई एयर होनी चाहिए, मीन्स वाटर वेपर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो एक काम करता हूँ सर, मैं उसमें सिलिका जेल डाल देता हूँ। मैं क्या डाल देता हूँ? सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल आप लोग जब नए जूते, नए पर्स, लेडीज़ पर्स वगैरह लेके आते हैं, या फिर कुछ दवाइयों में भी आपने देखा होगा, उस डब्बा जो रहेगा ना, बॉक्स रहेगा, उस डब्बे के अंदर एक इतना सा पाउच सा रहेगा, छोटा सा पाउच सा रहेगा, और उसमें कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस रहता है। उस सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा सिलिका जेल। उसका यूज़ क्या है? उस जूते में, उस पर्स के बॉक्स में इसलिए डाल रखा है ताकि इन केस अगर वाटर वेपर्स आ भी जाएं अंदर में तो वो सिलिका जेल अब्जॉर्ब कर लेता है, और वही काम ये सिलिका जेल यहाँ करेगा। जितनी भी वाटर वेपर्स होंगी, ये यहाँ नीचे देख पा रहे हो आप, सिलिका जेल वाइट कलर का है, पूरी वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एयर कैसी एयर हो जाएगी? अब सिर्फ एयर नहीं है, अब ये ड्राई एयर है। तो इट मीन्स केस ए में मैंने आयरन को सिर्फ और सिर्फ एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया। समझ गए? नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स बी में मैं क्या किया? बी में सिर्फ और सिर्फ पानी दिया मैंने उसको, सिर्फ पानी। सर पानी दिया तो ये ऊपर ऑयल किस लिए डाल रखा है? सर आपने ऑयल किस लिए डाल दिया? बेटा ऑयल इसलिए डाल दिया सच दैट इसके अंदर एयर ना ऐड हो पाए, सिर्फ और सिर्फ पानी रहे। यहाँ मुझे पानी नहीं रखना चाहिए था, यहाँ मैं एयर नहीं रखना चाहता, सिर्फ पानी देना चाह रहा हूँ। तो पानी में डुबो दिया उसको, और एयर का कांटेक्ट हटाने के लिए मैंने एक ऑयल की लेयर बना दी उसके ऊपर, सच दैट अब वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो पहले केस में सिर्फ ड्राई एयर, सेकेंड केस में सिर्फ और सिर्फ वाटर के कॉन्टैक्ट में दिया है। थर्ड केस में क्या किया मैंने? उसको यहाँ देखो, ये पानी दे दिया, हाँ सर पानी दे दिया, और ढक्कन भी हटा दिया। ढक्कन किस लिए हटा दिया सर? सच दैट उसके अंदर एयर अंदर जा पाए, उसके अंदर एयर अंदर जा पाए। अब एक बात बताओ, इसको क्या क्या मिल रहा है? एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। तो जब एयर और वाटर दोनों चीज़ मिलेंगी तो क्या होगा? यहाँ इस टेबल में समझते हैं। एक टेबल आपकी बुक में ब्लैंक छोड़ रखी है, मैंने समझाने के लिए उसको भर दिया है। ए में, बी में, सी में। ए में क्या था बेटा? सिर्फ और सिर्फ एयर थी। बी में क्या था? सिर्फ और सिर्फ वाटर था। सी में क्या था? बोथ थे सर, दोनों थे। तो आप देखोगे ए में प्रेजेंस ऑफ वाटर था क्या? नहीं था सर, क्योंकि सिर्फ एयर थी। नहीं। प्रेजेंस ऑफ वाटर था क्या? हाँ, इसमें भी यस था, इसमें भी यस था। प्रेजेंस ऑफ एयर, फर्स्ट वाले में सिर्फ एयर थी, पानी एयर नहीं थी, तो नो कर दिया। एयर थी क्या? हाँ सर, सी में एयर थी। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे? जब मैंने सिर्फ एयर दिया तब भी कोई रस्टिंग नहीं हुआ, जब मैंने सिर्फ पानी दिया तब भी कोई रस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने दोनों चीज़ दी तो रस्टिंग हो गई। रस्टिंग क्या होती है सर? फिर से वही कहानी, डेफिनेशन वाली। रस्टिंग इज द प्रोसेस। पहला वर्ड आप ये बोलोगे, रस्टिंग इज द प्रोसेस। रस्टिंग वो प्रोसेस है बेटा जिसमें आयरन के साथ एयर एंड वाटर, आयरन को जब भी आप एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। आयरन को केमिकल नाम है बेटा फेरस। आयरन का केमिकल नाम क्या है? फेरस। और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जो जंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में जंग बोलते हैं, इंग्लिश में रस्ट बोल देते हैं। तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है जिससे आयरन की लाइफ घट जाती है। इसी प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी जब उसको एयर और वाटर दोनों मिलेंगे तब। अब यहाँ पूरे उसका निचोड़ बताएगा, कंक्लूजन कैसे। प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। ये डिपॉजिट जो हुए उसके ऊपर जो जंग लगा, उनको डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए? बोथ चाहिए, वाटर एंड एयर, बोथ चाहिए। वाटर एंड एयर इज एसेंशियल। Thus, moist air is responsible for the moist air का मतलब क्या होगा? एयर तो है, और moist का मतलब उसमें वाटर वेपर्स भी हैं, तो उसे वाटर भी मिल गया और एयर भी मिल गया। यही रीज़न होता है जो आप लोगों ने, बच्चों ने मॉनिटर किया होगा, आपकी साइकिल या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट, चेयर वगैरह गलती से बारिश के सीज़न में बाहर रह गई, बारिश के सीज़न में बाहर रह गई तो होता क्या है बेटा? हवा तो है
बाहर हवा है ही, मॉइस्ट भी हो गया क्योंकि वाटर वेपर्स आ गए हैं बहुत सारे, और जब वाटर वेपर्स आ गए हैं तो दोनों चीज़ मिल गई, तो आपकी साइकिल के ऊपर बारिश के सीजन में स्पेशली ज़्यादा जंग लग जाता है। Thus moist air is responsible for the development of brown deposits. Brown deposit आ गया on objects made up of iron. This brown deposit is called rust. इसी brown deposit को rust बोलते हैं, scientifically उसे ferrous oxide बोलते हैं। The process of formation of rust on objects made up of iron is called rusting. ये वो process है, मैंने बोला ना definition जब भी दो तो this is the process of formation of rust on object made up of iron is called rusting. उसे rusting बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? फेरस में ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। ये बेटा नॉर्मल 7th में नहीं पूछ रखा है आपसे, लेकिन इन केस अगर आप ओलंपियाड वगैरह सोच रहे हैं, IMA वगैरह दे रहे हैं, तो पक्का थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। आपको सबके बराबर नहीं रह सकते, आप थोड़ा डीप में जाओगे, समझोगे चीज़ों को, तभी ओलंपियाड वगैरह क्लियर कर सकते हो। आगे बता रहा है ग्रेजुअल डेटोरेशन। डेटोरेशन का मतलब क्या है बेटा? टूटना ऑफ मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इज नोन एज कोरोजन। मेटल्स का जो डेटोरेट हो रहा है टाइम के साथ, उसे कोरोजन बोलते हैं। तो सर रस्टिंग क्या है? बेटा कोरोजन इज द अम्ब्रेला टर्म। कोरोजन क्या है? अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में रस्टिंग आता है। मींस किसी भी मेटल पे अगर डेटोरेशन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है वो मेटल, तो हम उसे कोरोजन कहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक आयरन के केस में हम उसे रस्टिंग बोल देते हैं। तो क्या सिर्फ आयरन पे लगता है? नहीं सर, पीतल पे भी लगता है, ब्रास पे भी लगता है। आपने देखा होगा पीतल की कोई भी चीज़ आपकी तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का आ जाता है। एल्युमिनियम पे भी लगता है, चांदी पे भी लगता है। इवन चांदी की आप मम्मी वगैरह की पाजेब वगैरह देखेंगे ना, पाजेब अंगूठी वगैरह होगी, तो आप अंगूठी रिमूव करेंगे ना तो उसके नीचे आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म मिलेगा, दैट इज नोन एज कोरोजन। ये पता रखा है। अब यहाँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स में आयरन पिलर ऑफ दिल्ली के बारे में बता रखा है। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कहाँ है? सर दिल्ली में एक बहुत बड़ी कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार क्या है बेटा? उसके जस्ट पास में ओपन एरिया में इस टाइप का आयरन पिलर लगा हुआ है, जो कि कितना 8 मीटर ऊंचा है, जो कि 8 मीटर ऊंचा है, 6000 किलोग्राम का है, 6 टन का वो है। ये कब बना था बेटा? वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू के टाइम में बना था, मोर देन 1600 ईयर्स अगो, 1600 साल पहले बना था, और आज तक बाहर खुले में है। इसके ऊपर धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, एयर भी मिलती है, वाटर भी मिलते हैं। एयर और वाटर जब दोनों मिल रहे हैं, आयरन का बना हुआ है, तो इसके ऊपर जंग लगना चाहिए ना सर, बहुत ज़्यादा जंग लगना चाहिए। मेरी साइकिल जब 3 महीने बारिश में मैंने बाहर छोड़ दी तो उसके ऊपर इतना जंग लग गया, तो इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होगी। लेकिन नहीं बेटा, 1600 साल से ये बारिश धूप सब सहन कर रहा है, हर बारिश को सहन कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं लगी है। तो सोचो उस टाइम की टेक्निक, हम बोलते हैं हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस टाइम के मेटलर्जी के बारे में बता रखा है, इंडियन मेटलर्जी के बारे में बता रखा है। मेटलर्जी क्या होता है बेटा? मेटलर्जी होता है कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, और कैसे हमने सोचो इतना प्यारा ये चीज़ बनाई जो 1600 साल से पहले, उस टाइम में जब टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी, हम आज के टाइम बोलते हैं कि वो बहुत पुराने थे, लेकिन फिर भी उनकी मेटलर्जी कितनी अच्छी थी। अपने इंडियन कल्चर के बारे में बता रहा है बेटा कि उस टाइम में सोचो कितना अच्छा था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। दूसरे मेटल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आयरन को समझा हमने, अब वही एयर एंड वाटर का दूसरे मेटल्स के ऊपर देखेंगे। दूसरा मेटल, जैसे यहाँ उसने मैग्नीशियम के बारे में बता रखा है बेटा, मैग्नीशियम के बारे में बताया है, मैग्नीशियम का सिंबल रहता है Mg, मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर से क्या ले लेगा? एयर से ऑक्सीजन ले लेगा सर, क्योंकि जब मैंने उसको जलाया तो एयर से ऑक्सीजन ले ली उसने, और मैग्नीशियम में क्या चीज़ मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई, और उसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। जैसे वहाँ उसने क्या बनाया था? फेरस ऑक्साइड बनाया था। सिमिलरली इसने यहाँ क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और वाटर के साथ मिलके क्या करेगा? अभी समझते हैं। यहाँ क्या करेंगे बेटा? एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या करेगा? एक मैग्नीशियम रिबन लेगा, आपकी केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, बहुत कॉमन सा प्रैक्टिकल है। नहीं भी है तो नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन को आप फील करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे फ्रेंडशिप डे वाले दिन
फ्रेंडशिप बैंड एक दूसरे को बांधते हैं। दो टाइप के आते हैं बैंड, एक तो वो रबर टाइप का इलास्टिक टाइप का आता है, सीधा पहना देते हैं। दूसरा आता है एक बड़ा सा रोल रहता है जिसमें से आप काट काट के यूज़ करते हैं। वैसा ही कुछ मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको वो बना किस चीज़ का होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। जब आप उसको किसी भी कैंडल से या स्प्रिट लैंप, यहाँ स्प्रिट लैंप दिखा रखा है, आप कैंडल वगैरह कुछ भी यूज़ कर लीजिए, और नीचे में एक पेट्री डिश बोल रखा है यहाँ, तो आप प्लेट वगैरह कुछ भी यूज़ कर लीजिए। आप मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो बड़ी वाइट कलर की फैसिनेटिंग सी लाइट जलेगी, चमकीली बढ़िया वाली, और ये मैग्नीशियम रिबन जल जल के नीचे गिरना शुरू होगा। नीचे गिरेगा पाउडर के फॉर्म में, वाइट कलर का पाउडर सा होगा, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यही प्रोसेस आपको समझा रखी है। तो पहले एक बताओ, अदर मेटल्स मीन्स यहाँ हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, किसके साथ जलाया, मैंने एयर के साथ जलाया, तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का करैक्टर कैसा होगा, करैक्टर ढीला होगा क्या, मतलब जॉक सपाट, वो चीज़ नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, उन सब के बारे में समझा रहा है कि भाई जैसे आप क्लास 6 में भी पढ़ते आ रहे हो, एसिड बेस किसी भी सब्सटेंस को आप चेक कर सकते हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर लोगे, रेड लिटमस पेपर लोगे, उसी को मैंने वाच ग्लास में वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था पानी मिला दिया, क्योंकि मुझे एयर एंड वाटर के साथ देखना था। एयर तो मैंने एयर में जला दिया, फिर उसमें पानी मिला दिया, पानी मिला के क्या किया, मैं रेड लिटमस पेपर पे भी ट्राई किया उस सब्सटेंस को लगा के, ब्लू लिटमस पेपर पे भी ट्राई किया। जब दोनों पे लगा के देखा तो मैं देख पा रहा हूँ ब्लू लिटमस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रेड लिटमस, यहाँ तक देखो रेड है, यहाँ से आगे कैसा हो गया, ब्लू हो गया है, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। रेड जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, लास्ट क्या था, ब्लू, यानी बी, रेड कैसे लास्ट किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लू में, और इसका हिंट क्या बताया था मैंने, बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो ये क्या हो गया बेटा, इट इज़ बेसिक इन नेचर। मुझे पता चल गया क्योंकि ये रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं एसिडिक बेसिक कैरेक्टर चेक किया तो मुझे पता चल गया कि ये बेसिक कैरेक्टर में है। हम जनरली बोल देंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जनरली हम क्या बोल देंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। यहाँ हमने पर्टिकुलर मैग्नीशियम के बारे में बात किया और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। वो कैसे होते हैं बेटा, नेचर में बेसिक होते हैं। इससे हमें ये पता चल गया वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट आ रहा है बेटा, सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो मेटल से अलग तरह से बिहेव करेंगे। एक बात बताओ, जब मेटल से अलग तरह से हैं वो, तो क्या मैं उनको नॉन मेटल बोल दूं क्या? हाँ सर बोल देते हैं, वही काम कर रहा है यहाँ। पहले आपको समझाएगा, बाद में उसको नॉन मेटल बोल देगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपका माइंड सेट हो जाए बेटा, माइंड सेट हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ नॉन मेटल को समझने की कोशिश करेंगे। नॉन मेटल को पहले जलाएंगे, बुझाएंगे, ये सब करेंगे, वो समझाएगा कैसे करेंगे, एक्टिविटी से करेंगे। तो वो नॉन मेटल्स एयर के साथ और वाटर के साथ किस टाइप से बिहेव करेगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वही समझते हैं। यहाँ उसने बताया एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून कैसी होती है बेटा, इस शेप की रहेगी, वो कुछ निकालने वगैरह के लिए, डालने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सर मेरे पास डीफ्लैग्रेटिंग स्पून तो नहीं है, मैंने केमिस्ट्री लैब में पूछा वहाँ भी नहीं है। तो एक काम करो, उन्होंने आपको हिंट दिया है यहाँ, इम्प्रोवाइज डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बना लो। कैसे बनाए, एक ढक्कन लिया, बॉटल का ढक्कन लिया, कोई भी कफ सिरप वगैरह हो सकती है, उसमें एक तार इस टाइप से मोड़ के और यहाँ से मोड़ दो और ये इस टाइप का तार यहाँ अटैच कर दो। अब बन गई आपकी डीफ्रैग्मेंटिंग स्पून। इसमें क्या किया, इसमें उसने बेटा सल्फर डाला। सल्फर कौन सा, जो पटाखे वगैरह में यूज़ करते हैं, पटाखे वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको हीट किया, हीट इट ऑन ए फ्लेम, फ्लेम पे गर्म किया। जैसे ही सल्फर में आग लग जाए, जैसे ही सल्फर में आग लग जाए, इंट्रोड्यूस द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू ए गैस जार और ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर ये रहा, गैस जार बोल दीजिए, ग्लास टम्बलर बोल दीजिए, उसके अंदर डाल दिया। जैसे ही डाला ढक्कन बंद कर दो तुरंत, जैसे ही डाला ढक्कन बंद कर दिया। कवर द गैस जार और ग्लास टम्बलर विद ए लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूसेस डज नॉट एस्केप।
इसको ढक्कन इसलिए बंद किया बेटा, जैसे ही सल्फर जला तो यहाँ कोई गैस बनेगी, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो वो बाहर ना निकल पाए। रिमूव द लिड आफ्टर 3 to 4 minutes एंड टेक आउट द स्पून। लिड को हटाया, स्पून को निकाल दिया, सच दैट अब इसके अंदर क्या रह गया, इसके अंदर सिर्फ वो गैस रहेगी जो मैंने प्रोड्यूस की थी वो। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार। सर पानी किस लिए ऐड किया, एक बात बताओ, अभी तक मैंने उसको सिर्फ जलाया है, मुझे किसके साथ चेक करना था, एयर एंड वाटर के साथ चेक करना था। एयर में तो मैंने जला दिया, अब उसमें मैंने पानी डाल दिया। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्विकली प्लेस द लिड बैक, फिर से ढक्कन बंद कर दो एंड शेक इट, उसको अच्छे से हिलाओ, सच दैट गैस डिजोल्व, जो गैस यहाँ पैदा हुई थी वो पानी में मिक्स हो जाए। फिर वही काम, जैसे पानी में मिक्स होगी तो अब तक हम क्या समझ पाए, अब तक हम ये समझ पाए कि सल्फर को मैंने एयर के साथ रिएक्ट कराया, एयर में फिर पानी मिला दिया, पानी मिला के मैंने उसका मिक्सचर तैयार कर लिया। अब जब मिक्सचर तैयार कर लिया तो अब हम पता कर लेते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर मीन्स एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके लिए फिर वही कहानी, एक ब्लू लिटमस पेपर ले आया, रेड लिटमस पेपर ले आया। ब्लू लिटमस पेपर को मैंने क्या किया, ब्लू को भी डाला, रेड को भी डाला, लेकिन अब की बार आप देख पा रहे हो रेड पे कोई चेंज नहीं है। ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट, फिर से याद करो, ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। जिसमें कन्वर्ट होना बेटा उस पर ध्यान दिया करो, किस में कन्वर्ट हुआ, रेड पे। और रेड कैसा होता है, रेड तो सर खतरे का निशान होता है। तो खतरा कौन सा होता है, एसिडिक ज़्यादा खतरनाक है या बेसिक, सर एसिड। तो ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज एसिडिक इन नेचर। यह कैसा है बेटा, एसिडिक है नेचर में। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, जब मैंने सल्फर को एयर में जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म, यानी उस गैस जार के अंदर क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ऑन डिजोल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड इन गैस इन वाटर, फिर मैंने उसमें क्या किया, पानी मिलाया था, सल्फरस एसिड इज फॉर्म, क्या बन गया, सल्फर का एसिड बना। और यही तो हमने प्रूव किया कि ये कैसा था, एसिडिक था। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू, क्या उसने पानी में वैसा ही बिहेव किया क्या जैसा कि दूसरे कर रहे थे। यहां समझते हैं बेटा। टेक सम सल्फर पाउडर इन ए ग्लास टम्बलर, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। सल्फर लिया, उसमें पानी मिलाया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। कोई रिएक्शन नहीं हुआ पानी के साथ। सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद वाटर एंड एयर, पानी और एयर के साथ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। कौन कौन, सल्फर और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेज फायर। फॉस्फोरस का एक नया कैरेक्टर बता रहा है बेटा, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस को नॉर्मल टाइम में भी पानी में ही रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर मैं उसको एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ दूं तो उसमें आग लग जाएगी अपने आप से, आपको कुछ नहीं करना है। These substances are usually soft and dull in appearance. कैसे होते हैं ये, सर सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। डल का मतलब उनमें चमक नहीं होगी, सॉफ्ट होंगे। दे आर नाइदर मेलिएबल, मेलिएबल भी नहीं होंगे और डक्टाइल भी नहीं होंगे। बात समझना, मेटल्स के जो जो कैरेक्टर्स थे उनके अगेंस्ट जा रहा है, हर बार में अगेंस्ट जा रहा है। मेटल कैसे थे, हार्ड थे, ये कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। मेटल कैसे थे, शाइनी थे, ये कैसे हैं, डल हैं। मेटल मेलिएबल थे, ये मेलिएबल भी नहीं है, ये डक्टाइल भी नहीं है, और क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए मैं इनको नॉन मेटल बोल दूं क्या, हाँ सर मेटल के अपोजिट है तो इनको नॉन मेटल बोल देते हैं। उनके मेटल के ऑक्साइड याद करो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा मिला था मुझे नेचर में, बेसिक मिला था सर, क्योंकि उसने रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया था। और यहां मैंने चेक किया सल्फर का ऑक्साइड जो सल्फरस एसिड बना लास्ट में, वो कैसा था, एसिडिक था। ये भी उल्टा है उसका, बात समझ पा रहे हो। यानी मेटल ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक थे, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। यही समझा रहा है। उसके हमें लगता है कि सिर्फ यही नॉन मेटल्स हैं, नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब। These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. आप कंफ्यूजन में मत आ लेना कि भाई ये जो प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर या पेपर हैं उनके साथ कंपैरिजन मत करना। These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements. बात समझ पाए, कहानी का निचोड़। अभी ये बोल रहा है कि ये सब तो नॉन मेटल हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लेकिन गलती से भी प्लास्टिक,
ग्लास, वुड, रबर, पेपर। ये कैरेक्टर्स आपको नॉन मेटल के दिखाएंगे, लेकिन इन 4-5 सब्सटेंस को आप नॉन मेटल मत मान लेना। ना ही ये मेटल्स हैं, ना ही नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही नहीं है। सर चैप्टर खत्म होने जा रहा है और आप एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड कर रहे हो, एलिमेंट्स। घबराओ मत बेटा, एलिमेंट्स आगे इंट्रोड्यूस होगा, अभी 7th क्लास के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप गहराई में इंटरेस्ट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट बताएगा। क्या बताएगा? मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट के अंडर में आते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना बेटा, तो एलिमेंट्स पढ़ाया जाएगा, आपको कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, मिक्सचर पढ़ाया जाएगा। अभी मत परेशान होना। एलिमेंट के अंडर में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आएंगे। मेटल्स क्या होते हैं सर? मेटल्स बेटा 118 टाइप के सब्सटेंसेस हैं। कुछ हमने बनाए, कुछ नेचर ने दिए। पीरियोडिक टेबल कभी आप देखने को मिले हायर क्लासेस में, तो वहाँ देखना 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसी के बारे में बता रखा है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप डाइव डीप करें और इसके बारे में पता करें। आर नॉन मेटल एसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ? अभी तक हमने देखा सर मेटल्स बहुत मजबूत थे, लस्टर्स थे, गहना उनसे बन रहा था, तार उनसे बन रहे थे, छलनी उससे बन रही थी, गुड कंडक्टर ऑफ लाइट थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे, बर्तन उससे बन रहे थे। तो इसका मतलब सर मेटल्स ही ज़रूरी है मेरी लाइफ में, नॉन मेटल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा है क्या? नहीं बेटा, नॉन मेटल भी हमारी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना मेटल्स। यही वो समझा रखा है। कैसे? यहाँ एक एक चीज़ को इंपॉर्टेंट वाइज बताएगा। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। सोचो अगर ऑक्सीजन ही ना हो, नॉन मेटल ना हो, हम सांस ही ना ले पाए तो हम मर जाएंगे। सब मेटल्स रखे रहेंगे एक तरफ, तो हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ रही है, विच इज़ अ नॉन मेटल, एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, और हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कार्बन इज एसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। जितनी भी लाइफ फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ह्यूमन बीइंग, कुत्ता, बिल्ली, प्लांट्स, हर एक चीज़ में कार्बन आपको मिलेगा। हर एक बॉडी में आपको कार्बन मिलेगा, बिल्डिंग ब्लॉक है। इट इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में मिलेगा, फैट में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा, विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। अरे सर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। कार्बन बेटा सबसे बढ़िया सब्सटेंस है, इतना अच्छा घुलनशील है ये, इतनी अच्छी दोस्ती करता है ना कि इसके लिए स्पेशल एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। इतना कार्बन मज़ेदार है कि सबसे दोस्ती कर लेता है। फिर आती बात नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज आता है। फर्टिलाइजर जब हम पढ़ेंगे तो आप NPK पढ़ेंगे, NPK। नाइट्रोजन इज फर्स्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये फर्टिलाइजर आएंगे बेटा जब हम पढ़ेंगे, एंड अदर केमिकल्स। और दूसरे केमिकल बनाने में नाइट्रोजन का मेन रोल है। इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जरूरी है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ क्लोरीन का यूज़ करके बेटा पानी को प्योरीफाई किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, मुझे चोट लग गई तो आयोडीन का सॉल्यूशन, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बेटाडीन बोलते हैं, बेटाडीन सुना है, वो उसके ऊपर लगाया जाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो इसका मतलब ये भी ज़रूरी होगा। इन शॉर्ट कहें तो मेटल्स भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं एज वेल एज नॉन मेटल्स। साइंस और सोसाइटी में बता रखा है बेटा, यहाँ मेटल्स और उनके अलॉयज़ के बारे में समझा रखा है। मेटल एंड अलॉय के बारे में समझा। अलॉय क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनाया जाएगा, या फिर एक मेटल ले लो, एक कोई नॉन मेटल ले लो, उनको मिक्स करके बना दो। आर इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। जैसे हम स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, हम क्रोम हैंडल की बात करते हैं, उस टाइप से अलग अलग टूल्स या फिर यूटेंसिल बर्तन बनाने के काम आते हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री में जरूरत है। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में यूज करते हैं हम जिरकोनियम को। एरोस्पेस, जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ टाइटेनियम को यूज करते हैं। इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल टू मिनिमाइज वेस्ट। इंडिया में हमारे यहाँ बेटा आयरन को कबाड़ी लेने आता है, भंगार वाला, एल्यूमिनियम को लेने आता है, वो लेके जाएगा, उसको रिसाइकिल करेंगे,
सच दैट वेस्ट भी मिनिमम हो जाए और कंट्रीब्यूट कर पाए हम सस्टेनेबिलिटी में, हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएँ। विद दिस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर मज़ा आया हो चैप्टर में तो अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।